नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इसमें वी आर स्टार्टिंग पीवाईक्यू सीरीज़। हम सीसेट के पीवाईक्यूज़ करेंगे 2014 से लेके 2025 तक के। दो पार्ट में करेंगे। पहले में कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, दूसरे में कॉन्ट और रीजनिंग रहेगा। सीसेट में हमें टारगेट करना है कि हमारे 90 प्लस स्कोर आराम से आ जाएं। तो जिन भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है सीसेट में कि हम कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें, वहाँ पे एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और ये सीरीज़ कंप्लीट करना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 90 प्लस आराम से आएंगे। अगर आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है तो आपको क्या करना है कि पहले फ़ोटो कॉपी निकाल के खुद टेस्ट दो 90 मिनट में। कॉम्प्रिहेंशन और पूरा 90 मिनट में आप टेस्ट दो। उसके बाद आप ये वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और हमें एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है, जिससे हमारी एक्यूरेसी अच्छी बढ़े, कॉम्प्रिहेंशन में भी हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और कॉन्ट और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। सीसेट में हमारे 80 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन कितने 2.5 नंबर का आता है, 2.5 मार्क्स का। टाइम 2 घंटे का है, 120 मिनट मतलब, लेकिन हम 5 मिनट हटा देंगे। हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में भी कि 115 मिनट में ही करें। और एग्ज़ाम के दिन क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है और वो सक्सेसफुल है तो प्लीज़ आप उसी को फॉलो करिए। और अगर आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही और आपको सीसेट में दिक्कत आती है, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सीसेट में आप कोशिश करिए जो पहला घंटा रहता है उसमें आप कॉन्ट और रीजनिंग के जो इजी क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व करिए। इजी क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सीसेट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? अच्छा, कि हम टफ क्वेश्चन को छोड़ दें और इजी क्वेश्चन को करें। कई बार क्या होता है हम टफ क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसलिए पेपर और टफ हो जाता है। तो हमें इजी क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो हम क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट कर पाएँ, तो मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करो, वहाँ पे क्रॉस मार्क लगाओ। और जिस क्वेश्चन को आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आप उसको सेकेंड टाइम पढ़ें और ट्राई टू सॉल्व विद इन 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा ना लें सॉल्व करने में। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको भी स्किप करो। क्योंकि कॉन्ट और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं, बट होता क्या है कि हम टफ क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। इसके कारण हम ईज़ी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर ईज़ी क्वेश्चन को कम टाइम दे पाते हैं, उसके कारण हमारी एक्यूरेसी ख़राब होती है। मेन खेल टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का है। फिर आप क्या करें, ट्राई टू रीच 1 to 80 क्वेश्चन, मतलब आप शुरू से लेके 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं पेपर में। अगर आप 80 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे ना, तो हो सकता है जैसे आपका 78, 79, 80 यहाँ पे इजी क्वेश्चन हो, बट आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो आपके 3 क्वेश्चन छूट गए। मतलब 3 क्वेश्चन छूटे मतलब कितने का लॉस हो गया? 7.5 मार्क्स का लॉस हो गया। डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन ईगो। कोई भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लो। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में नहीं आ रहा, भले वो इजी हो, टफ हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर उसका आंसर 2 मिनट में नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप करके तुरंत आगे बढ़े। क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है हम ईगो पे ले लेते हैं और 3-4 मिनट लगा देते हैं क्वेश्चन में और आंसर आ नहीं पाता, तो हमारा वहाँ टाइम वेस्ट होता है। उसके कारण हमें एनजाइटी और होने लगती है आगे के क्वेश्चन के लिए। तो ये हमें अवॉइड करना है। फिफ्थ है रीड क्वेश्चन केयरफुली टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करना एग्जाम में। जो क्वेश्चन सिंपल है, जो हमें आता है उसको अच्छे से करना है। और जो भी हमारा आंसर निकल के आ रहा है उसे हमें डबल चेक नहीं करना, बार बार चेक नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। एक बार जो आंसर आ गया तो वो टिक करके आप आगे बढ़े। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, जो शुरू का 1 घंटा है कॉन्ट और रीजनिंग के, तो उसमें हम 18 से लेके 25 क्वेश्चन, कोई 18 कर पाएगा, कोई 19, कोई 20, कोई 25, तो ऐसे 18 से 25 क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन ढूंढ के करने हैं। ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 घंटे के बाद जैसे ही 1 घंटा हो जाए आपको कॉन्ट और रीजनिंग छोड़ देना है। तुरंत ओएमआर फिलअप करना, जितने भी क्वेश्चन हुए आपके 18, 20, 19। और ओएमआर फिलअप करते टाइम आपको कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करना, आराम आराम से भरना है। 2-3 मिनट लगेंगे लेकिन आपको कोई मिस्टेक नहीं करना कि कहीं का गोला कहीं भर दिया, ये सब नहीं करना हमें। फिर जो हमारे पास टाइम बचता है 50 से 55 मिनट, उसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन करना है। ये याद रखना है कि हमें 50 से 55 मिनट कॉम्प्रिहेंशन के लिए देना है और ये लास्ट में ही देना है। इसलिए जैसे ही 1 घंटा हो जाए आपको कॉन्ट और रीजनिंग के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे ही आना है।
कॉम्प्रिहेंशन के देखो 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज की तो आप इसमें से 21 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और अगर आप 21 क्वेश्चन सही करेंगे और 6 गलत करेंगे 47.5 मार्क्स आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से ही ले सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सीरीज पूरी देखनी है कि कैसे सॉल्व करना है वहाँ पे, और हमें एक्यूरेसी के साथ आंसर लाने हैं। पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं जो भी पूछा है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। और पैसेज को बहुत आराम और फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमें उसका क्रक्स मिल जाए, पढ़ते ही टाइम क्रक्स मिल जाए कि ये बात क्या कर रहा है। अगर आपने वो पकड़ लिया ना तो फिर आप सारे क्वेश्चन सही कर देंगे उस पैसेज के। इसलिए हमें फोकस के साथ करना है। और जो हम आंसर देते हैं पैसेज में, वो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पैसेज में दिया है उसी के हिसाब से आंसर दें, अपने हिसाब से आंसर ना दें। तो आंसर ओनली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। और कॉम्प्रिहेंशन हमें पूरे करने हैं। देखो 27 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, अगर आप 21 सही करोगे और 6 गलत करोगे, 6 गलत मतलब आपके 2 सही वाले हट जाएंगे, तो आपके 19 ओवरऑल करेक्ट होंगे। 19 इंटू 2.5 कितने हो गए, 38, और 9.5, तो 47.5 आप स्कोर कर लोगे आराम से। और अगर 2-3 क्वेश्चन और भी गलत हो गए तो आप 40 तो आराम से स्कोर करोगे कॉम्प्रिहेंशन से। तो इसलिए पैसेज अच्छे से ही करना है आपको। अब पैसेज कैसे सॉल्व करना है हम वो देखते हैं। पहला वीडियो है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स सेंट्रल फोकस इज ऑन। सेकंड क्वेश्चन, द ऑथर सपोर्ट्स पॉलिसी विच विल हेल्प। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियाज इकोनॉमी हैज ग्रोन बट देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेंसी एज। अब इससे ये होगा, जब भी हम पैसेज पढ़ेंगे ना तो हमें ये वर्ड याद आ जाएंगे। इन रिसेंट टाइम्स इंडिया हैज ग्रोन फास्ट नॉट ओनली कंपेयर टू इट्स ओन पास्ट बट आल्सो इन कंपैरिजन विद अदर नेशंस, but there cannot be any room for complacency because it is possible for Indian economy to develop even faster and also to spread the benefits of this growth more widely than has ever done thus far. Before going into details of kinds of microstructural changes that we need to conceptualize and then proceed to implement, it is worthwhile elaborating on the idea of inclusive growth that constitute the defining concept behind the government various economic policy and decision. A nation interested in inclusive growth views the same growth differently depending on whether the gains of the growth heaped primarily on a small segment or shared widely by population. The latter is cause for celebration, but the former is not. In other words, growth must not be treated as an end itself, but as an instrument for spreading prosperity to all. India's own past experience and the experience of other nations suggest that growth is necessary for eradicating poverty, but it is not a sufficient condition. मतलब ग्रोथ की बात कर रहा है लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, but it is not an sufficient condition. In other words, policies for promoting growth need to be complemented with the policy to ensure that more and more people join in the growth process, and further that there are mechanisms to place to redistribute some of the gain to those who are unable to partake in the market process and hence get left behind. A simple way of giving this idea of inclusive growth a sharper form is to measure nation progress in the terms of progress in the progress of its poorest segment. For instance, bottom 20% of the population. One could measure per capita income of bottom quintile of the population and also calculate the growth rate of the income and evaluate our economic success in terms of these measures that pertain to the poorest segment. This approach is attractive because it does not ignore growth like some of the older heterodox criteria did. It simply took the growth of income of the poorest section of the population. It also ensured that who are outside of the bottom quintile do not get ignored. If that were done, then those people would in all likelihood drop down in the bottom quintile and so automatically become a direct target of our policy. Hence, the criteria being suggested here is statistical summing up of the idea of inclusive growth, which in turn leads to two corollaries, to which that India must strive to achieve high growth, so that we must work to ensure that the weakest segment benefit. अब आपने पूरा सुना होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रोथ तो जरूरी है बट ग्रोथ के साथ सबकी ग्रोथ हो, वीकेस्ट सेगमेंट की भी ग्रोथ हो। अब क्वेश्चन देखते हैं
द ऑथर सेंट्रल फोकस इज ऑन। पहला क्या है, अपलॉडिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट ओनली अगेंस्ट इट्स ऑन पास्ट परफॉर्मेंस बट अगेंस्ट अदर नेशन। हाँ, ये बात कर रहा है, बट ये मेन फोकस नहीं है, ये सिर्फ शुरू में उसने एक सेंटेंस बोला था, तो ये तो नहीं होगा आंसर। सेकंड, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ अ सोल डिटर्मिनेंट ऑफ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। ये तो नहीं है, सोल डिटरमिनेंट की बात नहीं हुई थी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है ना, तो ये भी हट गया। थर्ड, एम्फेसाइजिंग इंक्लूसिव ग्रोथ वेयर गेन्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड बाय वाइडली पॉपुलेशन। फोर्थ है एम्फेसाइजिंग हाई ग्रोथ। हाँ, हाई ग्रोथ की बात कर रहा है, बट मेन बात वो इंक्लूसिव ग्रोथ की कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सेकंड, द ऑथर सपोर्ट पॉलिसी विच विल हेल्प डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये तो बोल रहा है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए और सबके साथ होनी चाहिए ग्रोथ, तो ये सेकंड तो हट गया ऑप्शन। थर्ड है डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक गेन्स टू दोस हु गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, यही बात कर रहा है वो मेन, सबका साथ सबका विकास। पुट एन एम्फेसाइजिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। हाँ, ये भी बात कर रहा है, बट वो दोनों चीज बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे उसने दोनों चीज बोली कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए, हाई ग्रोथ होना चाहिए, और सबका ग्रोथ होना चाहिए, वीकेस्ट सेगमेंट, तो वो दोनों की बात कर रहा है, तो सी इसका आंसर हो गया। थर्ड क्या है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियाज इकोनॉमी हैज ग्रोन बट देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेंसी एज। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्रोथ इरेडिकेट्स पॉवर्टी। हाँ, उसने ये जरूर बोला था, बट उसने इसलिए नहीं बोला था, कॉम्प्लेंसी इसलिए नहीं करनी चाहिए हमें क्योंकि हम और तेजी से डेवलप्ड हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन हट गया हमारा। सेकंड में बोला क्या, ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ये बात तो उसने बोली नहीं कि सबकी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, उसने ये बोला है कि सबकी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, तो सेकंड तो हट ही गया बिल्कुल, तो हमारा आंसर आ गया डी। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एन ऑयल कंपनी कैन मेक ग्रेट प्रॉफिट इफ अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला फॉर पेट्रोलिंग प्राइस इज अनाउंस्ड एवरी फोर्टनाइट और मंथ बाय। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्राइवेट ऑयल कंपनीज री एंटर द ऑयल मार्केटिंग इफ it is easy for government to control the state owned companies through notes and wings. So what really needs to be done as first step to put petrol pricing on a transparent formula? If the price of crude oil is X and the exchange rate is Y, then every month of or fortnight the government announces a maximum price of petrol which anybody can work out from X and Y. तो देखो यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट फार्मूला की बात कर रहा है। The rule has to be worked out to make sure that the oil marketing companies can, in general, cover their cost. This will mean that if one company can innovate and cut cost, it will make greater profit. दो चीज़ों की बात कर रहा है कि अगर ट्रांसपेरेंट फार्मूला रहेगा तो कंपनी अपना प्राइस कॉस्ट कट कर पाएंगी, कंपनीज इनोवेशन कर पाएंगी और कॉस्ट को कट कर पाएंगी, इससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। Hence, firms will be more prone to innovate and be efficient under this system. Once the rule is announced, there should be no interference by the government. If this is done for a while, private companies will re enter this market. And once a sufficient number of them are in fray, we can remove the rule based pricing and leave it to truly to the market, subject to, of course, the usual regulation of antitrust and other competition law. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो जो पैसेज है उसके हिसाब से आंसर देना है। An oil company can make greater profit if a transparent formula for petrol pricing is announced every fortnight or month by। तो हमने दो चीजें देखी थी कि कंपनी को कैसे ग्रेटर प्रॉफिट होगा। पहला पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग इट सेल्स, तो सेल्स की तो कुछ बात ही नहीं हुई थी, तो पहला ऑप्शन हट गया। दूसरे पॉइंट में बोला है अंडरटेकिंग इनोवेशन, हाँ इनोवेशन की बात हुई थी, तो सेकंड पॉइंट तो पक्का आएगा। अब दो ऑप्शन हट गए हमारे। थर्ड है कटिंग कॉस्ट, हाँ ये भी बात बोली है कटिंग कॉस्ट, तो थर्ड पॉइंट भी आएगा, तो हमारा आंसर यही आ गया बी। फिर भी हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, सेलिंग इट्स इक्विटी शेयर्स एट अ हायर प्राइस। ये सब तो बात ही नहीं हुई ना शेयर्स की, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। पैसेज में शेयर की भी बात नहीं हुई और सेल्स की भी बात नहीं हुई, दो बातें तो हुई नहीं है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्राइवेट ऑयल कंपनीज री एंटर द ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट इफ।
अ ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग एग्जिस्ट। हाँ ये बात तो हुई है, पहली वाली तो बात हुई है, तो ए ऑप्शन तो जरूर आएगा। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट। हाँ ये बात करी, देखो नो इंटरफेरेंस वाली, तो सेकंड पॉइंट भी आएगा। तो हमारा आंसर तो देखो यही बन गया। फिर भी हम आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड में क्या बोल रहा है, सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। पूरे पैसेज में सब्सिडी की कहीं भी बात नहीं हुई, तो थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, रेगुलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट आर रिमूव्ड। ये भी बात नहीं करी। देखो यहाँ पे बोल रहा था यूजल रेगुलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट एंड अदर कंपटीशन लॉ, तो ये तो रहने चाहिए, तो इसकी तो वो बात कर रहा है, तो ये भी पॉइंट नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 13, climate change may force the shifting of location of the existing crops due to। Question number 14, according to the passage, why it is important to promote agriculture research in India। अब पैसेज पढ़ते हैं ना। climate change poses potentially devastating effect on India's agriculture while the overall parameter of climate change are increasing accepted 1 degree average temperature increase over the next 30 years, sea level rise 10 centimeter in 10 centimeter in same period, and regional monsoon variation and corresponding droughts impact the India are likely to be quite site and crop specific. Some crops may respond favorably to the changing condition, others may not. This emphasizes the need to promote agriculture research and create maximum flexibility in the system to permit adaptation. The key ingredient for drought proofing is managed recharge of aquifers to ensure the continued yield of important staple crops. It may also be necessary to shift the location where these crops are grown in response to temperature changes as well to water availability. The latter will a key factor in making a long-term investment decision. Water availability की बात कर रहे हैं। For example, water runoff from the Himalayas is predicted to increase over the next 30 years as glacial melt, but then decline. It will be critical to provide incentives to plan for these large-scale shift in agroecological condition. India needs to make long-term investment in research and development in agriculture. India is likely to experience change weather patterns in future. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्लाइमेट चेंज में फोर्स शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप्स ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। हाँ ये बात तो हुई है पैसेज में। सेकंड क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर सूटेबिलिटी एट अदर लोकेशन। हाँ ये तो बात देखो बोल ही रहा है, यहाँ पे ही बोला है उसने, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करी है उसने और टेम्परेचर सूटेबिलिटी की बात करी है, तो सेकंड पॉइंट तो पक्का ही आएगा। तो हमने एक ऑप्शन हटा दिया, सी। थर्ड क्या है, पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे देखो हमें दिया था सम क्रॉप्स में रिस्पॉन्ड फेवरेबली, है ना, तो यहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो थर्ड पॉइंट भी आएगा ही। फोर्थ क्या, वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। फोर्थ में देखो ये बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमें एडेप्टेबल बनाना है प्लांट को, तो फोर्थ तो हट जाएगा। फोर्थ हट गया तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। देखो जो पहला पॉइंट है ना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये वो बात कर रहा है, बट वो शिफ्टिंग के लिए बात नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। अब पेपर में क्या है, 1 और 2 में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, है ना, बट आपका मेन टास्क है ये दो ऑप्शन को हटाना। इन दो में कंफ्यूजन चलेगी, 50-50 चलेगा, बट मेन टास्क इन दो को हटाना है, तो आपकी पहली कोशिश रहेगी कि कितने ऑप्शन आप हटा पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया। पहली बात क्या कर रहा है, टू प्रिडिक्ट वेरिएशन इन द मानसून पैटर्न्स एंड टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज। देखो ऐसी तो बात हुई नहीं थी कि हमें मानसून को प्रिडिक्ट करना है, पैटर्न को, ये सब, तो पहला ऑप्शन तो हट गया। सेकंड क्या है, टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ ये बात हुई थी इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निकालना है, बट हम पहले आगे के भी पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड है, टू फैसिलिटेट वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। हाँ ये बात भी हुई थी, दोनों बात हुई थी। तो डी पॉइंट क्या है, टू प्रिडिक्ट ड्रॉट कंडीशन एंड टू रिचार्ज एक्यूफर्स। बात तो ये भी हुई थी, लेकिन ये नहीं है बिल्कुल। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेन बात पूरे पैसेज में एडेप्टेशन की हुई है, तो इसलिए एडेप्टेशन वाला पॉइंट सही है। टू फैसिलिटेट वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, इसलिए तो हम एग्रीकल्चर में रिसर्च करेंगे ना, क्रॉप्स को अच्छा कर पाएँ, तो इसका आंसर होगा सी। अब इस पैसेज में 4 क्वेश्चन है, 15, 16, 17, 18।
4 क्वेश्चन है तो पैसेज को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन 15, वाई डू वी कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल हैवीली। 17, according to the passage, how does mitigation of greenhouse gas help us? 17, essential message of the passage. अब देखो पैसेज पढ़ते हैं हम, जो जो मेन पॉइंट होगा वो देखेंगे। इट इज एसेंशियल दैट वी मिटिगेट emissions of greenhouse gases and thus avoid some of the worst impact of climate change, and that would take place in coming year and decades. Mitigation would require a major shift in how we produce and consume energy. A shift away from overwhelming dependence on fossil fuel is now long overdue, but unfortunately, technological development has been slow and inadequate, largely because government policies have not promoted investment in research and development myopically as a result of relatively low prices of oil. It is now therefore imperative for a country like India treating the opportunity of harnessing renewable energy on a large scale as national imperative. This country is extremely well endowed with solar, wind, and biomass source of energy. Where we have lacked, unfortunately, is in our ability to develop and to create technological solution for harnessing these solution. One particular trajectory for carrying out stringent mitigation of the greenhouse gas assessed by the IPCC clearly show that the need for ensuring that the global emission of greenhouse gas peak no later than 2015 and reduce rapidly thereafter. The cost associated with such trajectory is truly modest and world amount. In the estimation of IPCC, पैसा बहुत लग रहा है. In other words, the level of prosperity that the world would have reached without mitigation would at worst be postponed by a few months or a year. This is clearly not a very high price to pay for protecting hundreds of millions people from the worst risks associated with climate change. Any such effort, however, would require lifestyles to change appropriately also. Mitigation of greenhouse gases is not mere a technological fix and clearly requires a change in lifestyle and transformation of a country's economic structure where effective reduction in emission is brought about, such as through consumption of much lower quantities of animal protein. FAO has determined that the emission from livestock sector amount to 18% of the total. The reduction of emission from this source is entirely hands of human beings who has never questioned the impact of their dietary habits of consuming more and more animal protein are bringing about. Mitigation overall has huge co-benefits such as lower air pollution, health benefits, higher energy security and greater employment. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? Which of the following would help in the mitigation of greenhouse gases? According to the passage, ये याद रखना है हमें कि पैसेज में क्या पॉइंट दिए थे. तो पहला रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ मीट. हाँ, ये तो हमसे बोला था, ये यहीं पे बोला रिड्यूसिंग ऑफ मीट, तो मीट को तो हमें कम खाना पड़ेगा, तो पहला पॉइंट पक्का आएगा. 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही हट जाते हैं. फिर सेकंड में क्या है? रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. ये सब तो बात हुई नहीं ना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये सब, तो सेकंड पॉइंट नहीं आएगा. तो हमारा आंसर देखो ये आ गया, सी आ गया, 2 ही पॉइंट में आंसर आ गया. फिर भी हम आगे का पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग द कंज्यूमरिज्म. हाँ, वो बोल रहा था ना कि लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो थर्ड पॉइंट भी आएगा. फोर्थ, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफस्टॉक. ये बात ही नहीं हुई पैसेज में, तो फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल नहीं आएगा. तो पैसेज में सिर्फ 2 बात हुई थी, वो हमारा आंसर आ गया. अब कैसे आंसर निकालना आप देख रहे हैं ना. क्वेश्चन नंबर 16, वाई डू वी कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल हैविली. पहला, इनएडुकेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. हाँ, ये तो उसने बात करी थी कि टेक्नोलॉजी अभी तक हमारी वैसी नहीं हो पाई, तो पहला पॉइंट तो आएगा. एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब 3 बचे. सेकंड, इनएडुकेट फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हाँ, ये भी बात करा था पैसेज में उसने. यहाँ पे उसने कहीं बात करा था कि फंड्स नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट है ना गवर्नमेंट की, तो फंड नहीं है. तो सेकंड पॉइंट भी आ गया हमारा कि फंड नहीं है हमारे पास, तो हमारा आंसर डी आ गया. 1 और 2 आ गए. थर्ड क्या है? इनएडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. हाँ, तो ये भी बात कर रहा है वो, तो हमारा इसका आंसर हो गया डी. 16 का आंसर हो गया डी. 17, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डज द मिटिगेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस हेल्प अस. पहला पॉइंट, रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ.
हाँ, ये देखो यहाँ पे बात करी थी कि पब्लिक हेल्थ पे, तो पहला पॉइंट तो पक्का आएगा, तो सी हट गया हमारा। सेकंड में क्या बोल रहा है, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन लाइफ स्टॉक, ये बात बोली नहीं उसने पैसेज में, तो सेकंड पॉइंट हट गया। जहाँ भी जो जो सेकंड पॉइंट दिए ना वो हट गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रिड्यूसेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, हाँ वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात तो कर रहा है। फोर्थ, रिड्यूसेस रेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, हाँ ये तो मेन बात कर ही रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। और देखो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहा है, हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज ऑफ द पैसेज, कि मतलब अब पैसेज में आपको क्या मैसेज मिल रहा है। पहला, वी कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल हैविली, ये मैसेज नहीं है ना, ऐसी बात पैसेज में हुई है बट ये मैसेज नहीं है। सेकंड, मिटिगेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इज इम्पेरेटिव, हाँ देखो पूरे पैसेज में मिटिगेशन की बात हो रही है। थर्ड, वी मस्ट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी बात हुई है। फोर्थ, पीपल मस्ट चेंज देयर लाइफस्टाइल, ये भी बात हुई है, बट ये एसेंशियल मैसेज नहीं है। एसेंशियल मैसेज क्या है, मिटिगेशन, मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज इम्पेरेटिव। यहाँ पे बोला था ना कि हम डिले नहीं कर सकते अब ज़्यादा मिटिगेशन को। इस पैसेज से भी चार क्वेश्चन पूछे हैं ना। तो 26 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एन इकोसिस्टम कैन बी। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट implies the need to shift toward contemporary conservation approach. 28, what is the most important message conveyed by the passage. 29, with reference to the passage the following assumption have been made, assumption क्या क्या लिए हमने, तो पैसेज पढ़ते हैं हम। Himalayan ecosystem is highly vulnerable to damage both due to geological reason and on the account of the stress caused by increased pressure of the population, मतलब ह्यूमंस के कारण भी और नेचुरल भी, जियोलॉजिकल रीजन, exploitation of natural resources and other related challenge. These aspect may be these aspect may be increased due to the impact of climate change. It is possible that the climate change may adversely impact the Himalayan ecosystem through increased temperature, altered precipitation pattern, episodes of drought and biotic influence. This would not only impact the very sustenance of the indigenous community to in the upland, but also the people of downstream dwellers across the country and beyond. Therefore, there is an urgent need for giving special attention to sustain the Himalayan ecosystem. This would require conscious effort for conserving all the representative system. Further, it needs to be emphasized that the endemic with restricted distribution and most often with specialized habitat requirement are among the most vulnerable elements. In this respect, the Himalayan biodiversity hotspot with rich endemic diversity is vulnerable to climate change. The threats include possible loss of genetic resource and species, habitats, and a decrease in ecosystem services. Therefore, conservation of endemic elements in representative ecosystem habitat assumes that a greater significance while drawing conservation plans for the region. Towards achieving the above, we will have to shift toward contemporary conservation approach, which include a paradigm of landscape level interconnectivity between protected area system. The concept advocates a shift from a species habitat focus to an inclusive focus on expanding the biogeographic range so that natural adjustment to climate change can proceed without a being restrictive. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एन इकोसिस्टम कैन बी। पहला पॉइंट क्या है, परमानेंट डिसअपेरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फोना, सम की बात कर रहा है तो हाँ सम में हो सकता है। सेकंड में क्या, परमानेंट डिसअपेरेंस ऑफ इकोसिस्टम इटसेल्फ, ये बात कहीं नहीं गई, ये एक्सट्रीम हो गया कि पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ऐसी बात उसने नहीं करी, तो इसका आंसर होगा वन, ये हट गया हमारा। अब यही आपको सीखना है ना, अगर आप क्या करोगे फ्लो फ्लो में सी लगा दोगे इसका आंसर, बट इसका आंसर वन रहेगा क्योंकि ऐसी बात पैसेज में नहीं हुई।
और यूपीएससी ऐसा ही खेलता है कि आपको फ्लो फ्लो में आप क्या आंसर लगा रहे हो। तो इसका आंसर 1 होगा, 1 ओनली। तो आपको इसी को अवॉइड करना है कि आप फ्लो फ्लो में ना लगाएं, जो पैसेज में दिया है एक बार अच्छे से पैसेज को पढ़ें, उसके बाद लगाएं आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट implies द नीड टू शिफ्ट टुवर्ड कंटेम्प्रेरी कंजर्वेशन अप्रोच। वेस्ट इम्प्लाई मतलब जो सबसे अच्छा आंसर होगा ना वही बताना है हमें। पहला क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉसेस अ स्ट्रेस ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। हाँ ये बात सही है। सेकंड, जब भी देखो बेस्ट इम्प्लाइज आए ना तो आपको चारों पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए चारों सही रहेंगे, उसमें से सबसे अच्छा कौन सा है। सेकंड, क्लाइमेट चेंज अल्टर्स प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कॉसेस एपिसोड्स ऑफ ड्राउट एंड बायोटिक इंटरफेरेंस। हाँ ये भी बात कर रहा है वो। सी, द रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड एंडेमिक डाइवर्सिटी विच मेक्स अ हिमालयन रीजन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हाँ ये भी बात कर रहा है। फोर्थ, द हिमालयन बायोजोग्राफिक रीजन शुड बी एनेबल टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज स्मूथली। हाँ इसका आंसर ये होगा डी। देखो उसने लास्ट में ही बिल्कुल ये बात करी है कि हमें कंटेम्पररी कंजर्वेशन अप्रोच की तरफ क्यों जाना है। तो यहाँ पे देखो ये सब बात करी है उसने, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। इसमें भी आपको जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो ढूंढना है, क्योंकि आपको हर पॉइंट सही लगेगा। पहला पॉइंट क्या है, एंडेमिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हिमालयन रीजन। हाँ ये बात उसने करी है। सेकंड, कंजर्वेशन एफर्ट शुड एम्फेसाइज ऑन बायोजियोग्राफिक रेंज रेदर देन ऑन सम स्पीसीज और हैबिटेट। हाँ उसने ये बात करी है। थर्ड, क्लाइमेट चेंज हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। हाँ ये भी उसने बात करी है। फोर्थ, विदाउट हिमालयन इकोसिस्टम द लाइफ ऑफ कम्युनिटीज ऑफ अपलैंड एंड डाउनस्ट्रीम विल हैव नो सस्टेंस। हाँ ये भी उसने बात करी है, बट ये एक्सट्रीम ही हो गया, तो डी तो बिल्कुल ही हट गया। ये भी बात करी है, बट इंपॉर्टेंट मैसेज क्या देने जा रहा है कि कंजर्वेशन एफर्ट शुड एम्फेसाइज ऑन बायोजोग्राफिक रेंज रेदर देन ऑन सम स्पीसीज और हैबिटेट। देखो इस पैरा में ये उसने बात करी, तो बेस्ट मैसेज यही है हमारा। अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, देखो विथ रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। अजम्पशन मतलब क्या होता है, अजम्पशन मतलब ये है कि जो जिसने पैसेज लिखा है वो क्या सोच के लिख रहा है, उसमें आपको बार बार वो बात क्या दिख रही कि आप क्या सोच के लिख रहे हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेंटेन नेचुरल इकोसिस्टम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। अब ऐसा तो उसमें कहीं बात ही नहीं आई कि भाई कम्प्लीटली अवॉइड करो, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये हट गया। सेकंड, नॉट ओनली एंथ्रोपोजेनिक बट ऑल्सो नेचुरल रीजन कैन एडवर्सली अफेक्ट इकोसिस्टम। हाँ उसने ये बात करी थी, देखो पहली लाइन में ही बात करी थी उसने यहाँ पे कि इकोसिस्टम के मतलब हिमालयन क्यों इकोसिस्टम बेकार हो रहा है, कुछ जियोलॉजिकल रीजन है नेचुरल और कुछ पॉपुलेशन के कारण। तो सेकंड पॉइंट तो पक्का आएगा, तो ये थर्ड भी हट गया हमारा। फिर उसके बाद थर्ड में क्या, लॉस ऑफ एंडेमिक डाइवर्सिटी लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ इकोसिस्टम। ये बात नहीं करी उसने है ना कि इकोसिस्टम ही डिसअपियर हो जाएगा, ये बात उसने नहीं करी। तो इसका आंसर आएगा क्या, बी। अब नेक्स्ट पैसेज से भी देखो चार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंडर ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर व्यूड एज अ प्रोसेस लीडिंग टू। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बेसिक फिलोसफी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू। 32, according to the passage, which of the following are necessary for ensuring globalization? 33, according to the passage, in the process of globalization, the state should have। अब देखो इतना सा पैसेज है, आप अच्छे से पढ़ोगे चार क्वेश्चन सही कर सकते हो इससे। It is often forgotten that globalization is not only about policy of international economic relation and transaction, but equally to do with domestic policies of a nation. Policies change necessitated by meeting the WTO of free trade and investment flows obviously affect domestic producer investment and investor, but the basic philosophy underlying globalization emphasizes absolute freedom to market to determine price, production and distribution pattern, and view government intervention as a process that create distortion and bring inefficiency. Thus, public enterprises have to be privatized through
disinvestment and sales. Sectors and activities reserved for the public sector have to be open to the private sector. This logic extends to social services like education and health. Any restriction on the adjustment in workforce why the way of retrenchment of the worker should be removed and exit should be made easier by removing any restriction on closure. Employment and wages should also be governed by free play market of forces. Free play of market forces, as any measures to regulate them can discourage investment and also create inefficiency in production. Above all, in line with the overall philosophy of reduction in the role of state, fiscal reforms should be undertaken to have generally low level of taxation and government expenditure should be kept minimum, abide by the principle of fiscal prudence. All these are the policy action on the domestic front and are not directly related to the core items of globalization agenda, namely free international flow of goods and finance. अब इसका आंसर हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 30. According to the passage, under the globalization, the government intervention are viewed as a process leading to distortion and efficiency in the economy. यही पॉइंट होगा. देखो यही बात कर दी उसने कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी तो डिस्टॉर्शन होगा और इनएफिशिएंसी आएगी मार्केट में. फिर भी हम आगे के पॉइंट पढ़ेंगे. ऑप्टिमाइजेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज की तो कोई बात ही नहीं हुई. और प्रॉफिटेबिलिटी टू इंडस्ट्रीज, ये भी बात नहीं हुई. फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस विथ रिगार्ड टू इंडस्ट्रीज, ये बात हुई थी, लेकिन मेन बात यही हुई है इनएफिशिएंसी और डिस्टॉर्शन आएगा. तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप इनको गलत नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 31. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बेसिक फिलोसफी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज टू गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द प्रोड्यूसर टू डिटरमाइन प्राइस एंड प्रोडक्शन. हाँ, ये बात हुई है, बट हम आगे के पॉइंट पढ़ेंगे. हो सकता है आगे कुछ ज़्यादा दिया हो, तो इसलिए इसी को टिक नहीं कर देना, आगे तक जाना है. सेकंड क्या है? गिव फ्रीडम टू प्रोड्यूसर टू इवॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. हाँ, ये भी बात हुई है. थर्ड, गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मार्केट टू डिटरमाइन प्राइस, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. हाँ, ये भी बात हुई है. गिव फ्रीडम टू प्रोड्यूसर टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये तो बात नहीं हुई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, बट सी वाली बात हुई है. देखो ये भी बात हुई थी, ये भी बात हुई थी, और दोनों पॉइंट इसमें दिए, तो आंसर हो गया सी. नंबर 32. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर एंश्योरिंग ग्लोबलाइजेशन. नेसेसरी बोला है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तो उसमें नेसेसरी बोला है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए. पहला पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. सेकंड, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. थर्ड, फ्री प्ले ऑफ मार्केट टू डिटरमाइन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट. अब थर्ड तो पक्का है. थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट उन्होंने यहीं दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और वेजेस वाला, तो थर्ड पॉइंट तो पक्का आएगा. तो थर्ड पॉइंट तो आपको लेके ही चलना है, एक ऑप्शन हट गया आपका. फोर्थ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ सोशल सर्विस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ. ये भी बात पैसेज में हुई है कि भाई सोशल सर्विस वाली जो है ना, एजुकेशन और हेल्थ, इनको भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए. तो ये बात यहाँ पे हुई है, तो फोर्थ पॉइंट भी पक्का आ रहा है. तो फोर्थ पॉइंट भी पक्का आ रहा है ना, तो देखो दो ऑप्शन, तो हमारे दो ऑप्शन हट गए, अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं. सेकंड में हमसे क्या बोल रहा है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. नहीं, उसको उल्टा बोल रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल हट जाएगा, और ऐसी कोई बात पैसेज में हुई नहीं है, तो सेकंड पॉइंट हट जाएगा. तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्टेट शुड हैव एक्सपेंडिंग रोल. नहीं, स्टेट का रोल मिनिमम रहना चाहिए. रिड्यूसिंग रोल, हाँ, कम रोल रहना चाहिए. स्टेटरी रोल कि लॉ वगैरह बनाए, हाँ वो रहना चाहिए, बट मेन है कि रिड्यूसिंग रोल, कम से कम रोल रहे. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. 33 का बी आंसर. अब देखो क्वेश्चन 52. द एपोलॉजिस्ट ऑफ द फ्री मार्केट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द पैसेज बिलीव इन. 53. with reference to ideological bias the passage implies that. 54. the exercise of private greed will in the passage in the larger public interest from the passage. अब पैसेज पढ़ते हैं. मैनी नेशंस हैज नाउ देयर फेथ इन कैपिटलिज्म.
and government choose it as a strategy to create wealth for people. The economic growth seen in Brazil, China, India after the liberalization of their economy as a proof of enormous potential and success. However, the global banking crisis and the economic recession has left many wilder. The debates tend to focus on free market operation and forces their efficiency and their ability of self correction. ये important है. Self correction. The issues of justice, integrity, and honesty are rarely elaborated to highlight the failure of global banking system. The apologists of the system continue to justify the success of capitalism and argue that the recent crisis was a blip. Their argument betray an ideological bias with the assumption that the unregulated market is fair and competent, and that the exercise of private greed will be in larger public interest. Few recognize the bidirectional relation between capitalism and greed, that each reinforces the other. Surely, a more honest conceptualization of the conflict of interest among the rich and powerful players who have benefited from the system, their biases and ideology is needed. The focus on the wealth creation should also highlight the resultant gross inequality. तो देखो 53 क्वेश्चन में हमसे बोला है द विथ रेफरेंस टू द आइडियोलॉजिकल बाइस द पैसेज implies दैट free market is fair but not competent, free market is not fair but competent, free market is fair and competent, free market is neither fair not biased. अब देखो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर दिया है कि फ्री मार्केट इज फेयर एंड कॉम्पिटेंट, ये आंसर दिया है हमें. तो इसका आंसर क्या हो गया? सी 53 का. 52 का द apologist of the free market system according to the passage believe in market without control by government authority. ये बात नहीं हुई पैसेज में. मार्केट विदाउट प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट, ये भी बात नहीं हुई. एबिलिटी ऑफ मार्केट टू सेल्फ करेक्ट, हाँ ये बात हुई है. देखो सेल्फ करेक्शन की बात हुई है तो इसका ऑप्शन सी होगा. मार्केट फॉर फ्री गुड एंड सर्विसेज, ये बात भी नहीं हुई तो इसका आंसर क्या होगा? सी. 54 द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट ग्रीड will be in larger public interest from the passage refers to the false ideology of capitalism. हाँ देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्राइवेट ग्रीड है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होगी, बट इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो ये कैपिटलिज्म की फॉल्स आइडियोलॉजी है. तो ऑप्शन ये जरूर होगा. सेकंड अंडरलाइंस द राइटियस क्लेम्स ऑफ द फ्री मार्केट. नहीं, इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना, तो राइटियस क्लेम कैसे हो गया? तो सेकंड तो हट जाएगा और पहला ऑप्शन आएगा हमारा. तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे. उस द बेनिवोलेंट फेस ऑफ कैपिटलिज्म, नहीं, कैपिटलिज्म का बेकार फेस दिखा रहा है हमें. फोर्थ इग्नोर्स रिजल्टेंट ग्रॉस इनइक्वालिटी, हाँ इनइक्वालिटी को इग्नोर कर रहा है ना, तो फोर्थ आएगा. तो इसका आंसर क्या हो गया? सी. सी आंसर हो गया. जब आप पैसेज खुद से पढ़ोगे ना एक बार अच्छे से, तो आपको ये पॉइंट सब समझ में आ जाएंगे. क्वेश्चन 55 अकॉर्डिंग टू द पैसेज what are the reasons for saying that the time has come to review the role of public sector? Question number 56 according to the passage rural roads should be in domain of public sector only. Why? 57 the portfolio composition of the government refers to. 58 the author prefers government as an empire and private sector as a player because. ये वाला पैसेज पढ़ते हैं. Net profit are only 2.2% of their total assets for central public sector undertaking, lower than for the private corporate sector, while the public sector or the state-owned entrepreneurship played important role in triggering India's industrialization. Our evolving development needs comparatively less comparatively less satisfactory performance of the public sector enterprises, the maturing of our private sector, a much larger social base now available for expanding entrepreneurship and growing institutional capabilities to enforce competition policy would suggest that the time has come to review the role of public sector. What should the portfolio composition of the government be? It should not remain static all the time.
The airline industry work as a purely private affairs at the opposite end rural roads. अब देखो पैसेज में देखो एक तो ये लाइन था, तो यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे एट द अपोजिट एंड रूरल रोड्स whose sparse traffic makes tolling unviable have to be on the balance sheet of the state. If the government did not own rural roads, they would not exist. Similarly, public health capital in our town cities will need to come from public sector. तो इसमें हमें बता रहा है कि पब्लिक सेक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इक्वली प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर will have to be new priority for public sector asset. Take the example of steel. With zero tariff, India is a globally competitive market for the metal. Indian firms export steel into global market, which demonstrate there is no gap in the technology. Indian companies are buying up global steel companies, which shows there is no gap in capital availability. Under these conditions, private ownership works best. Private ownership is clearly desirable in regulated industry ranging from finance to infra, where a government performs the function of regulation and multiple competitive firms are located in private sector. Here, the simple and clean solution, the government as empire and private sector as a player, is what work best. In many of these industries, we have the legacy of government ownership where productivity tends to be lower. Fear of bankruptcy is absent, and the risk of asking for money from taxpayer is ever present. There is also a conflict of interest between the government as owner and as a regulator. The formulation and implementation of competition policy will be more vigorous and fair if the government companies are out of action. अब क्वेश्चन देखते हैं. 55 according to the passage, what are the reasons for saying that the time has come to review the role of public sector? पहला स्टेटमेंट, now public sector lost its relevance in the industrialization process. तो जब आप ये पैसेज पढ़ोगे ना, तो ये कहीं भी नहीं दिया कि इनने अभी रोल खत्म हो गया, इनका रिलेवेंस खत्म हो गया. तो पहला ऑप्शन हट जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता. तो दो ऑप्शन हमारे हट गए. सेकंड, पब्लिक सेक्टर डज नॉट परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री. हाँ, ये तो सही बात है, तो सेकंड पॉइंट जरूर आएगा. थर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप इन प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेंडिंग. हाँ, ये पॉइंट भी आया था यहाँ पे, एक्सपेंड हो रही हैं, तो थर्ड पॉइंट भी आएगा. तो अब हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी. यही हमारा आंसर हो गया. फोर्थ पॉइंट क्या, इफेक्टिव कंपटीशन पॉलिसीज आर अवेलेबल नाउ. हाँ, ये पॉइंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी. 56 अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रूरल रोड्स शुड बी इन द डोमेन ऑन पब्लिक सेक्टर ओनली, वाई. तो पहला क्या है, रूरल डेवलपमेंट वर्क्स इन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट ओनली. ऐसी कुछ बात नहीं करी है ना, तो ये ऑप्शन हट गया हमारा. सेकंड, प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट हैव मॉनेटरी गेन्स इन दिस. हाँ, ये बात हुई थी कि अनवाइबल टोलिंग रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो ये बात हुई थी. बट हम आगे की पॉइंट देखते हैं. गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम टैक्स पेयर्स एंड हैंस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली. ये भी बात नहीं हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी की. फोर्थ, प्राइवेट सेक्टर नीड नॉट हैव एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सब बात ही नहीं हुई ना पैसेज में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात ही नहीं, तो ये हट गया. ये बात हुई थी कि भाई टोलिंग अनवाइबल रहेगी तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, ये बात हुई थी. तो इसका ऑप्शन बी हो गया. 57 द पोर्टफोलियो कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्स टू. तो पोर्टफोलियो मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने का. तो गवर्नमेंट का भी पोर्टफोलियो कुछ ऐसा ही रहता है. तो इसका आंसर क्या होगा, सी, मिक्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर. 58 द ऑथर प्रेफर्स गवर्नमेंट एज एन एम्पायर एंड प्राइवेट सेक्टर एज अ प्लेयर बिकॉज. अब इसका आंसर इस पैसेज में दिया है ना, तो क्या होगा इसका आंसर. ए क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब नॉर्म फॉर फेयर प्ले बाय द प्राइवेट सेक्टर. हाँ, ऐसी बात बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स बताए प्राइवेट सेक्टर के लिए. सेकंड, गवर्नमेंट इज अ अल्टीमेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ऐसी बात नहीं हुई है, तो ये बी ऑप्शन हट गया हमारा.
सी, गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर, ऐसी तो बात है ही नहीं है। डी, नन ऑफ द अबव, नहीं। आंसर क्या होगा इसका? ए, ये आंसर हो गया हमारा। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम 2014 से लेके 2025 तक के सीसेट के पेपर पूरे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है बट हम आगे के वीडियोस शॉर्ट रखेंगे, तो प्लीज़ आप पूरे वीडियोस देखना। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप वीडियोस पूरे देखेंगे तो आपके 90 प्लस सीसेट में आराम से मार्क्स आएंगे और आपको सीसेट का कोई इशू नहीं रहेगा। सो गाइस थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।